समुदाय के उत्थान को अपनी प्राथमिकता बनाया। उनकी इस पहल से अब परंपरागत मछली पालन में आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और बेहतर बाजार की पहुंच जुड़ रही है। मत्स्य उत्पादन की क्षमता बढ़ी है, साथ ही ग्रामीण युवाओं को नया कौशल और परंपरागत रोजगार को नई दिशा मिल रही है। उनका मानना है कि जब तक समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति सशक्त नहीं बनेगा, तब तक विकास की दिशा मजबूत नहीं होगी। 2017 के विधानसभा चुनाव से उनकी राजनीतिक जमीन तैयार हुई। 2018 के गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में उन्हें और उनकी पार्टी को प्रदेश की राजनीति में पहचान मिली और 2022 से बीजेपी गठबंधन के साथ वो जुड़े हुए हैं और बतौर मत्स्य पालन मंत्री योगी सरकार का हिस्सा बने हुए हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य निषाद समाज को मुख्य धारा की राजनीति में सम्मान दिलाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जोरदार एक बार जो है तालियों के साथ स्वागत करिए और मैं चाहूंगा इस संवाद कार्यक्रम के संचालन के लिए हमारे यूपी के स्टेट हेड रजनीश पांडे और मेरी सहयोगी अनुपमा मिश्रा इसको आगे लेके जाएं। हेलो हेलो, नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस कॉन्क्लेव में। हम स्वागत करना चाहेंगे मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे कैबिनेट मंत्री श्री संजय निषाद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपके चैनल श्रोता और पूरी इंडिया वाइज टीम और सभी जो आज के। बिल्कुल सर, जैसा कि देख रहे हैं जब से यूपी का ये जो बजट आया है 2026 से 27 से हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। हम आपके विभाग की भी बात करेंगे कि आपके विभाग ने कितनी उपलब्धियां दी है यूपी सरकार को, लेकिन पहले अगर हम बात कर ले इस बजट की, तो जो प्राथमिकता है, जो विजन है, वो यूपी सरकार का क्या है? ये 2026 से 27 का बजट क्या दर्शाता है आपके अनुसार? पहले तो कहते हैं कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। बजट से पहले लोकतंत्र में गजट आता है और गजट जो है वो गजब का है। मोदी जी ने, योगी जी ने जो वादा किया था जनता से, उसे पूरा किया है वो गजट के माध्यम से। इसलिए उसे गजट मतलब कानून होता है। कानून कहा था कि कानून का राज चलेगा, कानून से देश चलेगा, संविधान से चलेगा, न शरीयत से नहीं चलेगा। तो जो वादा किया था जनता को, तो जो पूरा किया, तो उसके लिए बजट की आवश्यकता होती है। अब बजट यही है कि गजट और बजट राजनीति एक अभिभावक होता है जनता के पैसे, जनता के भविष्य का, और जनता के विकास के लिए, देश के विकास और प्रदेश के विकास और उसकी सुरक्षा के लिए। तो अगर हमने वादा किया है अपने, तो उसे पूरा करने के लिए बजट भी चाहिए। और बजट के शिकार लोग गरीब थे, ये राजनीति के शिकार गरीब थे और राजनीति के अब बजट के जो हिस्सेदार अमीर थे। अब निचले पावदान पर रहने वाला व्यक्ति, जब भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के कि निर्बल जो इन बजट बेईमानों के शिकार थे वो निर्बल हैं, जो बजट और बजट के शिकार थे निर्बल थे। अंग्रेज और मुगल बेईमान थे, उन्होंने कानून बनाकर लूट लिया। गरीबों के जो थे उससे आजाद कराने वाले लोग थे। भूमिहीन है लगभग 60% देश में, 40% उत्तर प्रदेश में। ऐसे जो निचले पावदान पर रहने वाले जो विकास की मुख्यधारा में लाने की जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की, पंडित दीनदयाल की, उसे पूरा करने के लिए लंबा सफर भले लगा। मोदी जी आए दिल्ली में और के यहाँ यूपी में योगी जी आए। वो बजट के लिए आज के लिए उनको, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद इसलिए हूँ कि आज ऐतिहासिक बजट है। कोई क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं होगा जिस विभाग ने भी पैसा मांगा होगा कि हम इसको विजन 2047 के लिए आज ही हमारी नींव रखिए, तो दिया है और दिल खोल कर दिया है। इसलिए उस बजट का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। अब विपक्ष के पास तो कोई बचा ही नहीं है, दानबाजी और पोस्टरबाजी वाले हो गए हैं, तो उसके लिए क्या कहा। लेकिन आज बजट के लिए सभी लोग, आपने बहुत तारीफ उपलब्धियां गिनवा दी सरकार के। अब हम जिक्र कर लें मत्स्य पालन विभाग का। तो ये आप उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन विभाग है, उसे आप किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? देखिए, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि कभी त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, सेना देकर रावण को खत्म कर दिया, और इस युग में एक निषाद राज के वंशज डॉक्टर संजय को मोदी योगी ने गला लगाया और हमने भी इन बेईमानों को खत्म कर दिया। कैसे होता है प्रदेश की बजट मत्स्य विभाग को। जब मैं मंत्री बना, तो मंत्री बनने के बाद तो लोग हमारे जो साथी थे वो तुमने कहा यार अब गए बीजेपी के साथ, अब किनारे लगा दिए बीजेपी ने, अब एक ऐसा सड़ा विभाग दे दिया, उपेक्षित विभाग दे दिया, मछली विभाग ले दिया। लेकिन दिल्ली से जब फोन आया कि भाई निषाद जी जिस समुदाय का आप नेतृत्व कर रहे थे
उस सड़क से सदन तक पहुंचे हो, वो एक विशेष समुदाय और विशेष विभाग है। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि वो उनके वक्तव्य ने हमें संबल दिया। उन्होंने कहा है धन की देवी लक्ष्मी कमल पर आती है और कमल पानी पर होता है, कमल पानी में होता है, तो इसके मतलब असली धन पानी में है। सारी जवानी पानी में लगाओ, धन अपने आप आ जाएगा। ये मुख्यमंत्री का वक्तव्य था। भाई जल में हल तो नहीं चलाया जा सकता, लेकिन उसे फसल तो उगाया जा सकता, और उस फसल की देन है कि उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग के उत्पादन में 1 नंबर का प्रदेश आज 3 सालों से है, उत्तर प्रदेश है। हम अपने जीडीपी ग्रोथ में, हम ग्रोथ रेट में 115.5 का है। आधे कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं, हम हाईटेक कर रहे हैं। अगर ग्रोथ हमारा उत्पादन दुगुना हुआ है, इसके मतलब इनकी आय में दुगुना हुआ है। इनकी विकास की धारा में लाने में हम थोड़ा कामयाब हो रहे हैं। इनको हम बेहतर दे रहे हैं, हम राजस्व भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, प्रोटीन भोजन भी दे रहे हैं। आज आप समझ सकते हैं कि विभाग को कहते थे अरे ये हमारा विभाग के कर्मचारी भी उपेक्षित होते थे। कभी वो ससुराल उसुराल जाते थे हमारे विभाग वाले, तो बताते नहीं थे मैं इस विभाग का अधिकारी हूँ। अब सोचो कितना उपेक्षित विभाग था, लेकिन आज कहते हैं गर्व से अरे वो मत्स्य विभाग वाले मंत्री संजय निषाद जी वाला विभाग है। तो हर जगह जानते हो, वैसे भी हम चर्चित हैं कि भैया संविधान और बेईमान क्या होता है। बेईमान हटाओ, संविधान लाओ और उसी को लागू कराने के सबको हटाओ, मोदी योगी को लाओ, फिर देश को आगे बढ़ाओ, यही चर्चा चलती है। तो आज के दिन में ये मत्स्य विभाग अपने चरम, हम अभी उत्पादन में हम पूरे प्रदेश कई प्रदेशों का दौरा किया, अधिकारियों को लेकर दौरा किया। ये पता चला कि ये तो दूसरे प्रदेश के लोग मछली यहाँ बेच रहे हैं। यहाँ के सारे पोखरे को पिछली सरकारों ने ऐसी पॉलिसी बना दिया कि 20% पोखरे नीलाम हो गए, 80 ऐसे माफिया खाएंगे। पता चला माफिया बंदूक लगा के ले जाते थे। और एक गाजीपुर वाले बंदूकधारी बेचारे थे नेता, उन्होंने तो पूरा प्रदेश में कब्जा रखा था। इसका दुर्भाग्य था कि देश की आज़ादी के बाद तक इस मत्स्य विभाग का जो मंत्री हुआ करते थे वो केवल मुसलमान हुआ करते थे। 6 महीने के लिए बहन जी बनाई और 6 महीने के लिए द्विवेदी बनाए, हमेशा मुसलमान रहा। और पता चला कि वो क्या हो सकता है, न तो निषाद उर्दू पढ़ता, न मछली उर्दू पढ़ती है। शुरू से पता चला उर्दू अनुवादक भर्ती करके इसका बेड़ा गर्क कर दिया था। आज के दिन में मत्स्य विभाग को हमने बहुत कुछ किया है। तो मतलब आप कहना चाहेंगे जो मत्स्य विभाग पहले परंपरागत व्यवसाय था, वो अब कहीं ना कहीं आपका विजन इसको आधुनिक व्यवसाय बनाने में लगा हुआ है। निश्चित रूप से आज के दिन में हमने फिश, आज दुनिया एशिया की सबसे बड़ी मंडी हमने दी। आज के दिन में फिश पार्लर दी, आपकी वो जिंदा मछली केंद्र जो है, आज के दिन में मछली उनके प्रोडक्शन के लिए उनके अनुदान 60% है। आज के दिन में पिछली सरकार, कभी उनके नेता आए तो उनसे जरूर पूछिएगा कि क्या आप लोग 67 साल से थे, 30 साल से सपा बसपा थी, क्या मत्स्य विभाग के 1 रुपया दिया था? दिल्ली में 3000 वर्ष में 67,000 वर्ष में 67,000 में 3000 करोड़ रुपया दिया, उसको भी ये खा जाते थे, 1 रुपया नहीं देते। आज मोदी जी ने 67,000 करोड़ रुपया दिया 6.5 साल के अंदर। उत्तर प्रदेश ने 1000 करोड़ रुपया दिया। तब हम आज के दिन में इसमें हम पट्टेधारक को अनुदान दे रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको मार्केटिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए बता रहे हैं कि भाई मूली की खेती जैसे होती है तो मोटा मूली वो पहले बेचो, उसके बाद थोड़ा दुबला मोटा हो जाएगा, फिर बेचो। एक ही बार कहाँ उखाड़ दोगे भाई, धीरे धीरे बेचो, धीरे धीरे। उनके लिए हमने ट्रैफिक के लिए दिया, गाड़ी दिया, घोड़ा दिया, मार्केट दिया, मंडी शुल्क फ्री कर दिया उनके लिए। तो आज के दिन में ट्रेंड करने के नाते आधुनिकीकरण। पहले था कि बड़ा पोखरा होगा, खेती होगा, पॉन्ड्स होगा, तब मछली उत्पादन होगा। कुछ नहीं, अब तो दरवाजे पर आपके पास 50-100 स्क्वायर फीट जमीन है, फिर 2 18 फुट का टिन लीजिए, नट बोल्ट से कस लीजिए, गोल कर दीजिए, एक तारप्लिन आएगा, 1 घंटे 10 मिनट में पोखरा तैयार हो जाएगा। वो तारप्लिन 10 साल चलेगा, वो एकदम वो है माइक्रो, मतलब उसको मेडिकेटेड है। और उसमें एक पाउडर आ रहा बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी से, आधा किलो डालिए, 5 किलो गुड़ डालिए, थोड़ा 10 दिन रख दीजिए और पूरा टैंक भर दीजिए, 10 पैसे का बच्चा डालिए और 3 महीने में 3 रुपए में बेचिए। ये इतना ग्रोथ शायद मंत्री जी, पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन, ये आपकी उपाधि है। जहां जाते हैं कहते हैं हमें सौभाग्यशाली हूं कम से कम आपके सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री बने हैं। दयाशंकर सिंह हैं जो जोड़ो अभियान में लगे रहते हैं, जो बिछड़ के चले जाते हैं उनको भी लाते हैं, जो पहले से दूसरे दल में रहते हैं उनको भी लाते हैं। भूमिका तो रही होगी। अनिल राजभर जी बैठे हैं। आप कल बजट पे सवाल पे आप जवाब दे रहे थे कि कुछ मगरमच्छ है। कौन मगरमच्छ है? इशारा किधर था? क्योंकि आपकी सरकार में हमेशा से लगता है कि मंत्री बनाम अधिकारी ब्यूरोक्रेसी वाली लड़ाई चलती है। तो आपका बड़ा
चर्चा में रहा कि आपने कहा कि वो सरकार बजट देती है, मगरमच्छ खा लेते हैं। मगरमच्छ कौन होता है, क्योंकि सवाल था कि मगरमच्छ कौन है। देखिए, मैंने बोला ना, अभिभावक को बेईमान होना नहीं चाहिए। जब बेईमान हो गया तो ही मगरमच्छ है ना। अरे दोनों पानी में है और कह रहे दोनों दोस्त हैं और बड़ा बन के खा जाओ, वोट लेके सत्ता में आए, तो आखिर काहे ने दिया भाई बजट। 18% हमारी आबादी है तो मेरा बजट मिलना चाहिए था, नहीं दिया, खा गए। हमारा कम से कम, अरे सपा बसपा कांग्रेस एक बड़े मगरमच्छ थे, वो सदन में 0 हो गए। मतलब विधान परिषद में बसपा दूसरा था, वो भी 0 हो गई। और सपा, अब विधानसभा में देखो कांग्रेस 2 हो गई, मैं आज के दिन में 11 विधायक हैं, बसपा 1 हो गई, और देखो ये साफ हो गए और साइकिल हाफ हो गई है। अगर ये मगरमच्छ लोग नहीं होते तो कैसे हाफ होते, साफ होते। ये मेरे कहने का मतलब ये था कि मगरमच्छ, इसलिए मैं बिना एविडेंस के नहीं बोलता हूँ। जब राष्ट्रपति ने कह दिया कि ये जातियाँ, ये अनुसूचित जाति हैं, जब ये देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद के समय आज़ाद कौन कराए भाई। सड़क तो थी नहीं, हाईवे थी नहीं, नदियों से आए, निषाद से लड़े, उजाड़ दिया। अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया जिस जातियों को 12 अक्टूबर 1871 को, ये जातियों को उजाड़ दो, जमीन जायदाद छीन लिया। जब हमारे लोगों ने गुरिल्ला युद्ध में अंग्रेजों को गला काट के टांगा कि देश छोड़ो, अंग्रेज भागो देश से, हमारा देश है, तो अंग्रेजों को 1931 में लिखना पड़ा कि भाई अब गला मत काटो, मैं लिखता हूँ, उसको हो जाने दीजिए। क्योंकि जब वो लिखे कि शेड्यूल्ड कास्ट, और शेड्यूल्ड कास्ट लिखा, हमारे लोगों ने अंग्रेजी में क्या होता है भाई, गाना अंग्रेजी है भाई, कह अरे यार तुम अंग्रेज, हम तुम्हारी भाषा थोड़ी पढ़ रहे हैं। उसने लिखा अनुसूचित हिंदी में, अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया गया। ये जातियाँ सोशल एजुकेशनल इकोनॉमी के लिए हैं, उजड़ी हुई हैं, इनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दे दिया। वो 1931 में हो गया, 1941 में हो गया, देश आज़ाद हो गया, संविधान में लिख दिया, राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर दिया, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, साक्षर समूह। तो हम कहते हैं 10 अगस्त 1950 को नोटिफिकेशन हो गया कि जातियाँ सुन रहे। तो ये बताइए आपके दिन में कि सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि 27% का हिस्सा मिल्कमैन खा रहा है, आप देखिए 23% का हिस्सा लेदरमैन खा रहा है। तो अगर खा रहे हैं तो मगरमच्छ खा रहे हैं। सर आपकी उपलब्धि चर्चा होती है, जयशंकर भाई बैठे हैं, अमित शाह से बराबर बात होती है, चर्चा है मंत्रिमंडल के विस्तार की। ईमानदारी से बताइएगा, मत्स्य विभाग के बाद कुछ और भी चर्चा है कि आपकी बात हो रही थी, तो आपने कहा हमारा मंत्रालय, आपके और जो सहयोगी लोग आए हैं, तो क्या मत्स्य विभाग से सब्र कर लेंगे या कुछ विभाग बढ़वाएंगे बड़ा, जिसमें और लोगों का कल्याण हो? मैं तो आपके मन से भी कई चैनलों पर और भारतीय जनता पार्टी के, मैं सदन भाई मेरा मंत्रालय ले लो, हम लोग हैं, मंत्रालय ले लीजिए, रोज चर्चा हो रहा है। दर्जन भर विधायक उठा चुके हैं सदन में आवाज कि निषादों का जो संवैधानिक है हक वो दे दीजिए, बेईमान वाला हटा दीजिए, संविधान वाला दे दीजिए। ये बेईमान को हटा दिया गया है, बेईमानों ने हमें लिख दिया ये है पिछड़ी और खाए खिचड़ी। मैं कहता हूं कि जब दिल्ली ने, राष्ट्रपति ने लिख दिया ये जाति अनुसूचित हैं, तो मेरा नाम 1994 में पिछड़ी में क्यों डाल दिया? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। हाई कोर्ट ने डंडा भी लगाया कि ये गलत कर रहे हैं इनके साथ, ये जो है ये मझवार है, इनके नाम से दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ 26/12/2016 को अंतिम एक संशोधित शासनादेश हुआ, ये जातियां पिछड़ी हैं। जब मैं रेल रोका, जेल गए, पूरा सदन रोक दिया, पूरा समाजवादी पार्टी के कोई दफ्तर नहीं होगा प्रदेश का जिसको हमने बंद नहीं किया, ताला न लगाया हो। मैंने जब बंद कर दिया तो 31 दिसंबर 2016, 5 दिन बाद राज्यपाल को पावर धारा 13 में कि संशोधन जारी कर दिया, कह दिया कि नहीं ये संशोधित है, केवट मल्ला नहीं है पिछड़ी, अब इनको न खिलाओ खिचड़ी, ये अनुसूचित जाति के हकदार है। उसने लिख दिया दूसरी सूची जारी कराए। तो मेरा कहने का मतलब, मेरा 9% जो पिछड़ी जाति के रूप में पिछड़ी में डालकर इन मगरमच्छों को खिला रहे हैं, तो 9% की उपलब्धि की चर्चा होती है, हम बैठे हैं बताने के लिए। 9% ओबीसी से काटा जाए और 9% एससी में जोड़ दिया जाए। बड़े बड़े काम किया भाजपा ने, राम मंदिर बनाया, निषाद राज किला बनाया, 56 फुट बनाया, ये भी मेरा काम है। एक अंदर से सवाल आया है, कभी कभी सरकार से आप नाराज होते हैं, जब आप नाराज होते हैं तो सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग, मैं बार बार इसलिए उनको इशारा कर रहा हूं कि वही सबको जोड़ते हैं, तोड़ते तो है नहीं। चर्चा होती है कि संजय निषाद जी नाराज हो गए, सपा में जाएंगे क्या? आपने कहा कि जिसके साथ रहा उसके साथ रहे। 27 में आप देखिए, ये कोई घुमाने वाली सवाल नहीं है, क्या 27 में आप भारतीय जनता पार्टी से नाराज तो आप हो जाते हैं, नाराजगी सामने आती है, कभी आपको प्रोटोकॉल नहीं मिलता है, कभी आप काफिला लेके जाते हैं, हालांकि डीआईजी हटा दिया गया, लेकिन क्या माना जाए 27 में सीटें कुछ डिमांड बढ़ा के करेंगे या जो सीटें थी उसी पे सब्र कर जाएंगे आप?
देखिए, हम तो सीट नहीं जीत के लिए आते हैं। समाजवादी पार्टी को मैंने ऐतिहासिक जीत दिया था। 2017 में मोदी योगी जी ने मिटा दिया था हाथी साइकिल को। मैंने गोरखपुर में एक ऐतिहासिक जीत, 37 साल से हाथी और साइकिल अलग थी, वो पिछड़े के नाम पर और दलितों के नाम पर, दोनों को एक किया कि मैंने कहा ईमानदार हो तो आओ मेरे साथ गोरखपुर में चुनाव लड़ो। दोनों एक आए, एक के 6 महीने बाद बेईमान हो गए। 2019 में मैं दरवाजा बंद कर दिया, भाजपा के पास आ गए। तो मैं कहता हूँ भाजपा जब दरवाजा बंद करेगी तब विचार किया जाएगा। अब उनको कब तक रखना, मैं उन्हें जीत देता हूं, वो हमें सीट देते हैं। मैंने 15 सीट हमने लिया था, हम भाजपा से कोई लेते नहीं, मैं तो समाज का हिस्सा लेने आया। मैंने 15 सीट में 11 हारी हुई लिया था, कभी भाजपा नहीं जीती। 5 उनके सिंबल से लिया, तो मैं तो लिया तो कुछ है नहीं, भाजपा को दिया हूं, उनके सिंबल पर अपने लोगों को लड़ा दिया। उनकी हारी हुई सीट अपने सिंबल पर लड़ाकर मैंने सदन में दिया हूं, जीत दिया हूं। मैं कहता हूं जितनी हारी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी हम लोग दे दे, हम लोग जीत देते हैं। फिर एक ऐतिहासिक रूप से 2027 में भारतीय जनता आप अंतिम सवाल ले लेते हैं, क्योंकि आपको भी जाना है। जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने जीते हुए विधायकों का टिकट काट देते हैं, आपके जितने भी विधायक हैं, चर्चा इस बात की है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर आपके दल से चुनाव जीत के आए थे, क्या उनका भी टिकट में आप बदलाव करेंगे, या जो पार्टी जो सिटिंग एमएलए था उन्हीं को एज सीट देंगे, या अपने जीते हुए एमएलए का टिकट काटेंगे? क्योंकि देखिए, पूर्वांचल से सवाल आया, क्योंकि पूर्वांचल में आपकी पकड़ है, लोगों के मन में संशय रहता है कि संजय निषाद का अगला कैंडिडेट कौन होगा, सिटिंग एमएलए का टिकट काटेंगे कि नहीं। तो बात तो क्लियर होनी चाहिए इस इंडिया वाइज के मंच पे। तो क्या जिसको दिए हैं टिकट देंगे, या वहां टिकट पर समीकरण के लिहाज से बदलाव करेंगे? देखिए, राजनीति में एक टिकट काटा नहीं जाता है, टिकट दिया जाता है, और जीत के लिए दिया जाता है। जीत का जो समीकरण आता है, उसकी प्रोफाइल क्या, पर्सनालिटी क्या, पब्लिसिटी क्या है, पब्लिक में क्या, पार्टी के प्रति कितना है। तो जो कैलिबर होता है भाई, जो जीतने लायक है वो टिकट लेता है, और जो हारने लायक रहेगा तो क्यों टिकट दिया जाएगा भाई अवसर। तो वो तो विधायक के ऊपर है कि अपना टिकट लेता है या टिकट कटवाता है। अगर वो जीतने लायक है, किसकी हिम्मत होगी टिकट काट देगा भाई? जब वो खुद ही चाहता है कि हमारा टिकट काट दिया, अनुशासन में रह रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के भी साथ रह रहे, निषाद पार्टी के साथ रह रहे, तो टिकट अपने आप कटवा रहा है। जनता के साथ मुस्कुरा रहे दयाशंकर, तो दोनों के साथ रहे, दोनों के साथ रहे भाई। देखिए, जीतेगा तभी, हम हारी हुई क्यों सीट जीत जाते हैं मालूम है? ये सब दयाशंकर दोनों के साथ रहे, दोनों के साथ रहे भाई। देखिए, जीतेगा तभी, हम हारी हुई क्यों सीट जीत जाते हैं मालूम है? ये सब लोगों को, जो प्रधान नहीं जीत सकता उसको 12 बजे रात को आया, सुबह विधायक बना दिया। इसलिए कि निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, 2 पार्टियों के कार्यकर्ता लगते हैं, जनता अलग लगती है, और इसलिए जीत जाते हैं। अब वो जनता के भी साथ न रहे, बीजेपी निषाद पार्टी के साथ न रहे, तो भाई वो किसके लिए काम करेगा? इसका मतलब वो खाली विधायक बनने के लिए हाथी साइकिल पंजा के अंदर रहेगा, आएगा जाएगा, तो कैसे टिकट पाएगा? वैसा टिकट कट जाएगा। उसे भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, कार्यकर्ता और समाज के साथ रहना होगा। ये अवसर है, माननीय है, विशेषाधिकार दिया है। अब अगर निषाद की आवाज नहीं उठाएगा सदन में तो कैसे टिकट पाएगा? निषाद का आवाज नहीं साथ रहेगा तो काहे टिकट होगा भाई? समाज के साथ नहीं खड़ा रहेगा, थाने में नहीं जाएगा, झगड़ा लगाएगा। ये पैरवी, मैंने मना कर दिया कि पैरवी बंद कर दो भाई, आपस में पंचायत कर लिया जाएगा, मेरे पास आएंगे। तुम्हें चुनाव लड़ना मत उसमें पढ़ो, वो हमारे पास आएंगे, हमें चुनाव नहीं लड़ना, हम समझा लेंगे या हम पैरवी करेंगे नाराज नहीं। लेकिन मजबूरन अगर वो किसी चक्कर में, चलिए चर्चा को हम यही विराम देंगे, लेकिन एक लाइन में जानना चाहेंगे, क्योंकि ये युवाओं का देश है, युवाओं के लिए क्या एक लाइन में? अरे युवा कहते नहीं, जिधर जवानी चलती उधर जमाना चलता है भाई। क्या कहते हैं कि युवा ही तो है, युवाओं के लिए मोदी है, युवाओं के लिए योगी। 24 घंटे हम लोग युवाओं के लिए काम करते हैं, युवाओं का ही जो है भविष्य है। क्योंकि हम तो बुजुर्ग लोग अपना करनी कर चुके हैं, वो उसको भर रहे हैं, युवाओं के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए युवा ही इस देश को चलाएंगे। और हम चाहते हैं, आप देखो ना, जहां जहां युवा जाग रहे हैं वहां परिवर्तन हो रहा है। युवा रोड पर आ गए, सत्ता में परिवर्तन हो रहा है, चुनाव नहीं हो रहा, अपने आप बदल जा रहा है। पालन यानी युवाओं के लिए एक पारदर्शिता ला रहा है और विजन मजबूत कर रहा है आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। जी सर, आपने अपने जाल में बीजेपी को फंसाया या बीजेपी ने अपनी जाल में आपको फंसाया?
देखिए हम लोग तो महाजाल वाले हैं, इसमें सब महाजाल हैं। चलो कांग्रेस हो, सपा बसपा हो, सबको पार उतारा था और लेकिन मझधार में छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि पहली बार है कि योगी जी हमारी वकालत सदन में करते थे। पहली बार आरजीआई को मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, अटेस्ट किया कि भाई निषाद केवट मल्लाह क्या है, पिछड़ी है, अनुसूचित है, आरजीआई ने लिख दिया है। तो अब गिनती बीजेपी का काम है कि जो गिनती होगी उसमें पहली बार पूछा जाएगा कि व्यक्ति अनुसूचित है कि अनुसूचित जाति से है। तो जब मैं संविधान में अनुसूचित हूँ, सेंसस मैनुअल में अनुसूचित हूँ, तो मैं कहता हूँ हमारी गिनती अनुसूचित में कराया जाए, बाद में बाकी होगा। अनुसूचित में गिनती कराने के लिए इनको आदेश जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे समाज के लोग जब 31 अगस्त 1952 को सदन घेर लिए थे तो काला कानून हटा था। हमने जो है फिर से घेरा सपा को, तब वो सत्ता से बाहर हुए। अब हमारे लोग घेर रहे, विधायक को घेर रहे, विधायक के सब विधायक जितने बैठे हैं सबको ज्ञापन दिया था। अभी जैसे गिनती करने जाएंगे तो हमारे लोग पूरा घेरेंगे, हमारी गिनती सही जगह करो। तो मैं चाहता हूँ दंगा फसाद न हो, सही बड़े से हो जाए। बखूबी तरीके से हमारा आपने सबको टारगेट में ले लिया है, बहुत अच्छे से। चलिए यहीं पर विराम देना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद सर संजय निषाद जी, मिनिस्टर मत्स्य विभाग के उत्तर प्रदेश के। और मैं अनुरोध करूंगा इंडिया वॉइस के चेयरमैन श्री प्रेम सागर तिवारी जी से और इंडिया वॉइस के सीईओ श्री असित कुणाल जी से मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करें। हमारी यह परंपरा, हम अपने अतिथि को सम्मानित करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके विचारों को जानते हैं। अरे सर